Hello students, welcome to lecture 8 of chapter 2, that is sexual reproduction in flowering plants. My name is Dr. Shubham Kaushik and I'm senior biology faculty at PP Savani Center for Excellence. So till now we have covered almost all the portion of this chapter. We have covered pre-fertilization events, post-fertilization events, we have covered fertilization. In last lecture में हम लोगों ने सीड भी कवर अप कर लिया था कि सीड में क्या क्या होता है, कितने टाइप के सीड्स होते हैं. ठीक है, अब जो है हम लोग देखिए, हम लोगों ने बात की थी एम्ब्रियो की. ठीक है, तो ओव्यूल जो है वो कन्वर्ट हो गया सीड में. अब ओवरी जो है वो किस में कन्वर्ट होगी? फ्रूट में. ठीक है, तो वो कैसे होगा? ठीक है, और फ्रूट में कुछ टाइप्स हम लोगों ने 11th में पढ़ चुके हैं मॉर्फोलॉजी में. थोड़ा सा उसको हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं इस लेक्चर में. ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रूट फ्रॉम ओवरी. तो याद रखना है हमको कि जो ओव्यूल है वो कन्वर्ट हो जाएगा सीड में. ठीक है, जैसे ओव्यूल ओवरी के अंदर था उसी तरीके से सीड जो है वो फ्रूट के अंदर होगा. ठीक है, तो अगर हम लोग सीड का देखें, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इसमें सीड में क्या क्या है? एंडोस्पर्म है, एम्ब्रियो है और उसके ऊपर जो है सीड कोट है. उसी तरीके से पेरिकार्प है. ठीक है, इसमें एंडोकार्प, मीजोकार्प और एक्सोकार्प. ठीक है, जो फ्रूट की वॉल है उसमें 3 लेयर है. सबसे बाहर वाला एक्सोकार्प, बीच वाला मीजोकार्प और किसी का जो लास्ट वाला जो वो एंडोकार्प. ठीक है, कुछ प्लांट्स में हम लोग एक्सोकार्प निकालते हैं, कुछ फ्रूट्स में एक्सोकार्प नहीं निकालते हैं, किसी में मीजोकार्प खाते हैं, किसी में एंडोकार्प खाते हैं. तो वो डिफरेंट है, अलग अलग. ये हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी में अपने मॉड्यूल में पूरा एक चार्ट दिया हुआ है, हमने नोटबुक में भी बनाया हुआ है कि किस फ्रूट में हम कौन सा पोर्शन खाते हैं. ठीक है, तो ovary develops into a fruit. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली. ठीक है, दोनों साथ साथ होता है. ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट होते जाते हैं और ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, एक चीज हमको याद रखना है कि फ्रूट जो है वो प्लांट हमारे लिए नहीं बना रहा है. ठीक है, जो उसने सीड बनाए हैं उसे पता है कि सीड को अनफेवरेबल कंडीशन मिल सकती है, तो उस सीड के लिए उसने एक तो एंडोस्पर्म में भी खाना पैक करा है और ऊपर भी पूरा खाना जो है वो पैक करके उसने दिया है. ठीक है, तो जो फ्रूट है इट इज ए रिजर्व फूड फॉर द सीड. ठीक है, द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू पेरिकार्प. तो जो ओवरी का वॉल है वो यहाँ पे फ्रूट का वॉल बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे पेरिकार्प. द फ्रूट्स में भी फ्लैशी और ड्राई. ठीक है, फ्लैशी फ्रूट भी होते हैं, ड्राई फ्रूट भी होते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11th में. ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर फ्रूट जो है दो टाइप के होते हैं, ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट. अगर फ्रूट ओवरी में से डेवलप होता है, ठीक है, इन दिस फ्रूट डेवलप्स ओनली फ्रॉम द ओवरी, अदर फ्लावर पार्ट डिजेनरेट एंड फॉल ऑफ. ठीक है, फ्रूट जो है वो ओवरी में से बनेगा और बाकी के जो फ्लावर के पार्ट थे, सेपल, पेटल, ये सब जो है वो डिजेनरेट हो जाएंगे और फॉल ऑफ हो जाएंगे. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द प्लांट में ऐसा होता है, उनको हम ट्रू फ्रूट्स बोलेंगे. जिसमें फॉल्स फ्रूट में क्या होगा? इन दिस द थैलेमस आल्सो कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन. ठीक है, ओवरी के साथ साथ थैलेमस भी जो है वो फ्रूट फॉर्मेशन में अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे फॉल्स फ्रूट. ठीक है, तो एप्पल जो है वो फॉल्स फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी फॉल्स फ्रूट है, कैश्यू जो है वो फॉल्स फ्रूट है. ठीक है, तो जो हम लोग ऐसे ये एप्पल खाते हैं, ये जो एंड का पोर्शन बचता है जो हम फेंक देते हैं, दैट इज एक्चुअल ट्रू फ्रूट ऑफ एप्पल. बाकी जो बाहर का पोर्शन हम खाते हैं दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम थैलेमस. ठीक है, यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये जो पोर्शन हम खाते हैं दैट इज थैलेमस. ये जो बचता है सीड के चारों तरफ, जो ऑलरेडी हम लोग फेंक देते हैं, दैट इज उसका जो है ओवरी, और उसके अंदर हमको सीड मिलता है. ठीक है, उसके बाद in some species fruit develops without fertilization. Such fruits are called as parthenocarpic fruit और हम उस फेनोमेना को बोलेंगे पार्थिनोकार्पी. ठीक है, इसका एग्जांपल है बनाना. पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन such fruits are seedless. ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो कोई सीड का फॉर्मेशन नहीं होने वाला है, और हम लोग डिफरेंट ग्रोथ हार्मोन्स को यूज करके जो है पार्थिनोकार्पी कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद दो टॉपिक और आते हैं यहाँ पर, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं. एपोमिक्सिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन. यहाँ पे हमने क्या पढ़ा इससे पहले? डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन. डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट
without fertilization is called as parthenocarpic food या parthenocarpy. ठीक है. Apomixis मतलब development of seed without fertilization. ठीक है. Example, some species of Asteraceae family and grasses. ठीक है. सीड जो है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जा रहा है. ठीक है. तो इट इज अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एक्चुअल में फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं होने वाला है. ठीक है. तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, बट देखने में ऐसा लगता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है. ठीक है. उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स. इन सम स्पीशीज डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म without reduction division and develops into the embryo without fertilization. ठीक है. कुछ स्पीशीज में एग जो है, मोस्ट अभी तक हमने जो पढ़ा था वो एग हैप्लॉइड हुआ करता था. ठीक है. कुछ स्पीशीज में एग जो है वो डिप्लॉइड बनता है. ठीक है. हमारे वाले केस में क्या हो रहा था एंजियोस्पर्म में, हैप्लॉइड एग, हैप्लॉइड मेल गैमीट दोनों फ्यूज होकर डिप्लॉइड जाइगोट बनाते थे. यहाँ पर एग ही पहले से ही डिप्लॉइड है, 2-1 कंडीशन है. ठीक है. और वही जो है डायरेक्टली एम्ब्रियो बना देता है. उसमें कोई फर्टिलाइजेशन जैसा नहीं होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं होता है. इन मेनी स्पीशीज, सिट्रस की स्पीशीज, मैंगो की वेराइटीज है, सम न्यूसेलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सेक डिवाइड. ठीक है. एम्ब्रियो सेक के बाहर जो है न्यूसेलस था, उसके सेल्स को डिवाइड करते हैं, प्रोट्रूड इनटू एम्ब्रियो सेक टू फॉर्म एम्ब्रियोस. ठीक है. और वो एम्ब्रियो सेक में घुस जाते हैं और वहां पर एम्ब्रियोस बनाते हैं. Thus each ovule contains many embryos. ठीक है. तो ऐसा भी होता है कुछ स्पीशीज में, जैसे सिट्रस की स्पीशीज और मैंगो की स्पीशीज. ठीक है. तो ये हमको समझ लेना है एपोमिक्सिस के बारे में. Occurrence of more than one embryo in a seed is called as polyembryony. तो polyembryony कोई अलग से कोई फेनोमेना नहीं है. अगर एक एम्ब्रियो में, ठीक है, एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो है. ठीक है. एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो अगर है तो उसे हम बोलेंगे पॉलीएम्ब्रियोनी. ठीक है. और पॉलीएम्ब्रियोनी जो है वो यहाँ पर इस कंडीशन में हमको देखने को मिलेगी. ठीक है. ये हम लोग समझ गए. आगे चलते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है. ठीक है. If the seeds from hybrid are sown, the plants in the progeny will segregate and lose hybrid characters. ठीक है. अगर कोई हाइब्रिड प्लांट हम लोगों ने बनाया, ठीक है, और उसके सीड हमने सो किए, तो उसमें वो क्वालिटीज नहीं आएंगी. ठीक है. मैंने मान लीजिए 2 डिफरेंट प्लांट को फ्यूज करके एक सीड बनाया था. ठीक है. मान लो व्हीट का मैंने एक हाइब्रिड वैरायटी बनाया और वो मैंने किसान को 100 रुपए में वो सीड बेच दिया. ठीक है. अब किसान ने वो हाइब्रिड वैरायटी लगाया, उससे उसको कुछ फायदा मिला कि भाई उस पर ज्यादा व्हीट आया. ठीक है. तो उसने सोचा मैं इसी को यूज करूंगा. अब जब वो उस व्हीट में से सीड निकाल के वापस सो करेगा तो उसमें से वो क्वालिटी गायब हो जाएगी. मतलब उसे नेक्स्ट टाइम भी अगर सीड सो करना है तो मेरे पास आना पड़ेगा. ठीक है. वो उसी प्लांट में से सीड लेगा तो उसमें वो क्वालिटी नहीं मिलने वाली जो मैंने हाइब्रिड बना के दी थी. ठीक है. तो ये बहुत सारी कंपनीज का एक तरीका है कि बार बार फार्मर्स उनसे सीड खरीदे. ठीक है. तो वो एपोमेटिक सीड बनाते हैं. ठीक है. कॉस्टली होता है. ठीक है. तो सीड जो है वो ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे, बट एक्सपेंसिव होते हैं, बट उनका यील्ड ज्यादा होता है, तो इनडायरेक्टली किसान को भी फायदा होता है. ठीक है. If the hybrids are made into apomix, there is no segregation of characters in the hybrid progeny. So farmer can keep on using hybrid seed to raise new crop. ठीक है. अगर हम hybrids को apomictic में convert कर दें, ठीक है, जो hybrids हमने बनाए, जब हमने डिस्कस किया 2 हाइब्रिड बनाए और वो मैंने फार्मर को दिया था, फार्मर ने यूज किया, बट उसमें से जो सीड आए उसमें वो करेक्टर नहीं था. बट अगर मैं उन हाइब्रिड प्लांट्स को एपोमिक्टिक प्लांट बना देता हूं तो उसमें सेग्रीगेशन ऑफ करेक्टर्स नहीं होगा. मींस उसमें हाइब्रिड कंडीशन रहेगी, एक जनरेशन के बाद वो चली नहीं जाएगी. ठीक है. तो क्या करेगा, फार्मर को दोबारा से कंपनी के पास सीड खरीद के जाने की जरूरत नहीं है. वो अपने ही खेत में से बार बार उन्हीं सीड्स को निकाल के और यूज कर सकता है, तो उसका काफी खर्चा बचेगा. ठीक है. समझ गए. तो ये इंपॉर्टेंस है एपोमिक्टिक सीड्स का. ठीक है. बट मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज है वो ऐसा नहीं करती, एपोमिक्टिक सीड्स नहीं बनाती क्योंकि उसमें उनका नुकसान है. ठीक है. तो ये काम जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को, गवर्नमेंट को करना पड़ेगा. कंपनीज एपोमिक्टिक सीड्स नहीं बना के देंगी क्योंकि उसमें उनको फायदा नहीं है, क्योंकि किसान सिर्फ एक ही बार खरीदने आएगा, फिर दोबारा आएगा ही नहीं खरीद. ठीक है. समझ गए. यहाँ पे बेसिक डिफरेंस दिखाया हुआ है. पॉलिनेशन जो हम लोगों ने आगे के लेक्चर में कवर किया है, फर्टिलाइजेशन. ठीक है. पॉलिनेशन में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा.
फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड egg cell in the embryo sac situated inside the ovule. ठीक है, दोनों का डेफिनेशन हो गया. सेकंड पॉइंट, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस बिफोर फर्टिलाइजेशन. पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन से पहले होगा. ठीक है. और दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस आफ्टर पॉलिनेशन. फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन के बाद होगा. फॉर द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोसेस इंसेक्ट्स, वाटर, एयर लाइक एजेंसीज आर एसेंशियल. ठीक है, पॉलिनेशन के लिए कुछ ना कुछ फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स या एबायोटिक फैक्टर्स चाहिए. देयर इज नो एनी एक्सटर्नल मीडियम यूटिलाइज इन दिस प्रोसेस. ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए किसी और की जरूरत नहीं है. पोलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म. पॉलिनेशन में पोलन ट्यूब नहीं बनता है, बट फर्टिलाइजेशन में पोलन ट्यूब बनता है, जो कि पोलन ग्रेन से एम्ब्रियो सेक तक पहुंचता है. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस ऑन आउटर पार्ट्स. पॉलिनेशन बाहर के पार्ट्स में होता है, और फर्टिलाइजेशन जो फ्लावर है उसके इनसाइड पे टेक करेगा, ओवरी के अंदर होगा. ठीक है, तो फाइनली हम लोग जो है इस चैप्टर के एंड पे पहुंच गए हैं. हम लोग जो जितना भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, ठीक है, ये 8 लेक्चर, ये 8th लेक्चर हमारा चल रहा है. अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा उसको हम लोग यहाँ पे समराइज करते हैं. ठीक है, हम लोगों ने जो है शुरू किया था एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट से. हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं. सबसे पहले हम लोगों ने फ्लावर का स्ट्रक्चर समझा. फिर हम लोगों ने जो है मेल गैमेटोफाइट पूरा स्टडी किया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टडी किया, पॉलन सैक क्या होता है वो स्टडी किया. फिर उसमें कैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है वो हम लोगों ने स्टडी किया. फिर उसमें मियोसिस होकर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं जो पोलन ग्रेन बनाते हैं. ठीक है, पोलन ग्रेन जो है हम उसको इमेच्योरी बोलते हैं. जब वो स्टिग्मा पे पहुंच जाता है तब हम उसे मैच्योर बोलते हैं. ठीक है, उसी तरीके से हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में स्टडी किया जिसको हम कार्पल बोलते हैं. कार्पल के अंदर ओव्यूल होता है. ठीक है, उसमें मेगास्पोरोजिनस टिश्यू होता है जहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल होता है. उस पर रिडक्शन डिवीजन होकर मेगास्पोर बनता है. फीमेल गैमेटोफाइट बनता है जो कि एम्ब्रोसेक कहलाता है. एम्ब्रोसेक के अंदर हमको क्या क्या मिलता है, देखो 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं एम्ब्रोसेक के अंदर. ठीक है, एक एग सेल होता है, 2 सिनर्जिड्स होते हैं, और एक सेंटर में जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है जो 2n होता है. ठीक है, अब मेल गैमेटोफाइट 2 आते हैं, हमको पता है मेल गैमेटोफाइट 2 आते हैं. ये मेल गैमेट 2 आए, यहाँ पर एक फ्यूज हो जाएगा किसके साथ, एग के साथ, और बनाएगा जाइगोट, सिनगेमी कहलाएगा जो फर्टिलाइजेशन कहलाएगा. और एक जो है फ्यूज हो जाता है हमारे सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे. क्यों ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे हैं, क्योंकि एन कंडीशन में मेल गैमेट है और 2n कंडीशन में सेकेंडरी न्यूक्लियस है, जिसको तो इसमें हम लोग के पास 2n प्लस n, तो वो 3n हो गया, इसलिए हम इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे. ये बनाएगा एंडोस्पर्म जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला है किसको, डेवलपिंग जाइगोट को. ठीक है, जाइगोट कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो कन्वर्ट होगा सीड में, और सीड अगर फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो जर्मिनेट होकर एक नया प्लांट बनाएगा. ठीक है, तो ये जो पूरा फ्लो चार्ट हमने देखा इसको हम लोगों ने 8 लेक्चर्स में कवर अप किया है. ठीक है, तो एक एक पार्ट को हम लोगों को, एक एक लेक्चर को अच्छे से समझ लेना है. ठीक है, ओवरऑल ये है. ठीक है, तो हमको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. अगर आप चाहो तो इसको भी बना लो एक बार अपने बुक में. ठीक है, नोटबुक में, तो आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट लेक्चर में हमने ये कवर अप किया था, सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने ये कवर अप किया था, फिर ये कवर अप. इस तरीके से हम लोगों ने धीरे धीरे करके सारे पॉइंट जो एंजियोस्पर्म के लाइफ साइकिल में है वो हम लोगों ने कवर अप किए. ठीक है, और इसमें बोर्ड प्लस नीट सारी चीजें कवर हो गई हैं. अब आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है बस. ठीक है, तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, वीडियो देखिए, वीडियो को पॉज करके नोट्स नोट डाउन करिए जैसे क्लास में करते थे हम लोग. ठीक है, सारे नोट्स जो हैं आपकी नोटबुक में बने होने चाहिए. जब भी हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में स्विच होंगे मैं नोटबुक आपकी चेक करूंगा. ठीक है, तो नोटबुक सबका कंप्लीट होना चाहिए. किसी के पास अगर नोटबुक नहीं है पुराना वाला तो नए नोटबुक में लिखो, पेज में लिखो, बट मुझे फाइनल बोटनी की नोटबुक में फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के नोट्स चाहिए जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होता है. ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया. अभी इसमें कुछ एमसीक्यू में डाउट आता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं. ठीक है, एप्लीकेशन के थ्रू पूछ सकते हैं. तो ये हमारे 2 चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गए. ठीक है, अब हम लोग जो है इसके बाद जो है हम लोग 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ तक अगर किसी को डाउट्स है तो वो डाउट सबसे पहले तो आप वीडियो देखिए, एनसीईआरटी पढ़िए, नोट्स बनाइए, नोट्स को समझिए, फिर एमसीक्यू सॉल्व कीजिए. ठीक है, और एमसीक्यू सॉल्व होने के बाद जो एमसीक्यू आपसे सॉल्व नहीं होता है, ऐसा लगता है कि ये चीज़ कवर अप नहीं हुई है, तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिए और मेरे से पूछ लीजिए. ठीक है, तो ये 2 चैप्टर से हमको नीट में अप्रोक्स जो है 6
टू 7 क्वेश्चन आएंगे, 4-5 क्वेश्चन इस चैप्टर में से, 2 या 3 क्वेश्चन जो है हमारे फर्स्ट चैप्टर में से। बट ये एक अंदाजा होता है, किसी किसी साल में ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें से 2 क्वेश्चन आ रहे थे उसमें से 6 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, जिसमें से 5 आ रहे थे उसमें से एक भी ना आए। तो कोई गारंटी नहीं है कि कितने क्वेश्चन आएंगे, इसलिए हमको सारे चैप्टर थोरोली अच्छे से ही कवर अप करने हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।